सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। आत्मवंदन सभी को, नमस्कार सभी दोस्तों को। तो लॉ ऑफ वन के हम इस 42 सेशन में आगे की तरफ चलते हैं और जैसा कि बताया जाता है लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, एक के तरीके या एक का ज्ञान। और इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो हम जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं और हम सिरे से उसको खारिज कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं। ये टोटल हमारी फ्री विल पर डिपेंड करता है। और यदि इस मटेरियल, इस लॉ ऑफ वन में जितनी भी सामग्री हमें दी गई है, अगर हम उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हमारी फ्री विल है। और अगर हम इसका निजी उपयोग के लिए यूज करते हैं तो ये कर तो सकते हैं, फ्री विल तो है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ वन का जो 42 सेशन है ये मार्च 22, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। तो जैसा कि रा हमेशा शुरुआत करने से कहते हैं कि हम रा हैं और हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। और अब हम संवाद करते हैं। तो डान यहाँ पर पूछते हैं कि मेरा संतुलन पर एक सवाल है, यह काफी लंबा है और हम इसे किताब में से कॉपी कर लेंगे जैसा कि यह है। यदि आप मेरे बिना पढ़े इसका उत्तर दे सकते हैं तो इससे हमारा समय बचेगा, अगर नहीं तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ। तो जो डान है ना, उन्होंने कोई किताब में कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसका कोई सवाल उठा उनके मन में, तो वो रा से ही बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे मन को पढ़ लें तो उतना समय बच जाएगा पढ़ने के लिए। तो रा यहाँ पे कह रहे हैं कि हम आपके अवसर को सुरक्षित करने की आपकी इच्छा को समझते हैं। हालांकि प्रश्न का सारांश अच्छा होगा यदि हम मानसिक रूप से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं तो यह प्रश्न प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि यह उत्तर केवल निजी उपयोग के लिए हो तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर राय ये बोलते हैं कि देखिए, ये हम समझ रहे हैं कि आप समय और अवसर को बचाना चाह रहे हैं, पर अगर ये प्रश्न का आप सारांश पढ़ देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम आपके मानसिक मन को पढ़ के और फिर जवाब दें तो फिर इस प्रश्न को हम प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। और अगर ये आपके निजी उपयोग के लिए तो फिर हम थोड़ा छोड़ सकते हैं इसको। तो फिर डान बोलते हैं कि फिर मैं इस प्रश्न को बहुत जल्दी से पढ़ देता हूँ। अब यहाँ पे डॉन जो स्टेटमेंट है वो पढ़ रहे हैं। मैं एक बयान देने जा रहा हूँ और यह कितना सही है इसके बारे में आपको बोलने के लिए कहूंगा। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि जो व्यक्ति संतुलित होगा वह किसी भी स्थिति में जिसका वह सामना कर सकता है, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो उसकी भावनाओं में नहीं बहेगा। किसी भी परिस्थिति में भावहीन रहकर संतुलित व्यक्ति स्पष्ट रूप से हर स्थिति के लिए एक के कानून के अनुसार सौहार्दपूर्ण प्रतिक्रिया देकर उचित और आवश्यक निर्णय ले सकता है। इस पैराग्राफ में डान सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति संतुलन की अवस्था में है वो बहुत खुशी में खुश नहीं होगा, बहुत दुख में दुखी नहीं होगा और हर स्थिति में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, मतलब सौहार्दपूर्ण प्रतिक्रिया देगा। जैसे मान लीजिए कोई गुस्सा है
आपने उससे कुछ पूछा तो वो चिढ़ जाएगा आपके ऊपर। और अगर कोई बहुत खुश है और फिर आपने उससे कुछ बात करनी चाहिए तो वो उस भावनाओं में बड़ी बड़ी बातें भी कह सकता है, मतलब वो बैलेंस में नहीं। लेकिन जो बैलेंसिंग में है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो एक सौहार्दपूर्ण प्रतिक्रिया ही आपको देता है। आवश्यक निर्णय भी वो, उचित निर्णय उस समय वो ले सकता है। फिर आगे डॉन ही पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, हमारे ग्रह पर अधिकांश इकाइयां अपने आप को अनजाने में हर उस भावनात्मक स्थिति में फंसी हुई पाती है जिसके संपर्क में वे अपने खुद के अलग अलग झुकावों के कारण आती है। मतलब हमारा जो ग्रह है थर्ड डायमेंशन का, इसमें जो जितनी भी यूनिट्स है, हम जितनी भी सोल है ना, उन सब का झुकाव किसी एक तरफ है, या तो खुद की सेवा की तरफ है या दूसरों की सेवा की तरफ है। और भावनात्मक रूप से तो वो इतने झुके हुए हैं कि वो उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, और इन झुकावों के कारण वे स्पष्ट रूप से सिखाने सीखने के अवसरों और प्रत्येक भावनात्मक स्थिति में उचित प्रतिक्रिया को देखने में असमर्थ हैं, और इसीलिए परखने और गलती करने की प्रक्रिया के माध्यम से उसके परिणामों के दर्द को सहते हुए ऐसी स्थितियों को कई कई बार दोहराते हैं जब तक वे सचित रूप से यह नहीं जान जाते हैं कि उन्हें अपने ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने की आवश्यकता है, और इसी प्रकार उनकी प्रतिक्रियाएं और व्यवहार में भी संतुलन लाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कैसे वो भावनात्मक तौर पे बहुत ज्यादा मतलब संतुलित संतुलन अवस्था में नहीं है, तो वो गलती करते हैं, फिर उससे सीखते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर सीखते रहते हैं, ये क्रम चलता ही रहता है तब तक। तो इसके लिए उन्हें क्या करना है कि उन्हें अपने अपने चक्रों को संतुलित करने की आवश्यकता है। अब यहाँ सातों चक्रों को संतुलन करने की बात कही जा सकती है, हम मान सकते हैं, या फिर नीचे के 3 अगर हम संतुलित कर ले तो ऊपर के शायद अपने आप हो जाए। जैसा भी हम चाहे इसे ले सकते हैं, ये हमारी फ्री विल है। फिर आगे वो कहते हैं, एक बार जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से अपने ऊर्जा केंद्रों और जवाब यानी कि रिस्पॉन्सेस को संतुलित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक हो जाता है, तो उसका अगला कदम भावनात्मक स्थितियों के लिए उचित रूप से पॉजिटिव या नेगेटिव प्रतिक्रियाओं को उनके अस्तित्व के माध्यम से सुचारू रूप से बहने की अनुमति देना है, बिना किसी भावनात्मक रंग को बनाए। उसके बाद इसे सचेत रूप से देखा जा सकता है और उसके अस्तित्व के माध्यम से बने रहने की अनुमति दी जाती है। और मैं यह मानकर चल रहा हूं कि इकाई द्वारा सचेत रूप से पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से चार्ज ऊर्जा के प्रभाव को देखने की यह क्षमता संतुलन का जो अभ्यास आपने दिया है उसे बढ़ाने से ही हो सकता है, जिसके कारण इकाई संतुलित होता है और उसे किसी भी स्थिति में एक के कानून के हिसाब से भावहीन और अविकृत रहने की अनुमति देगा, ठीक वैसे जैसे कोई निष्पक्ष दर्शक टेलीविजन या फिल्म देख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि डॉन आगे ये पूछ रहे हैं कि जैसे जब आप अपने ऊर्जा केंद्रों को जब संतुलित कर लोगे ना, तो उस समय ये होगा कि जो आपके जवाब है या जो आपके एक्शन रिस्पॉन्सेस मतलब जो एक्शन है उसको संतुलित करने की आवश्यकता के बारे में वो जागरूक जब हो जाएगा, तो अभी कैसे कोई इमोशन आया हम उसमें बह गए और उसके बाद में हम भावनात्मक रूप से उससे जुड़ गए। पर जब आप इन ऊर्जा केंद्रों को संतुलित कर लेंगे ना, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चलेंगे जरूर, लेकिन आप भावनाओं में भी बहेंगे, लेकिन एक कैसे कि बिल्कुल उसमें अटैच नहीं, डिटैच्ड फॉर्म में होकर आप उसमें रहेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अगर हम दुखी हैं तो वो हमें हेल्प जरूर करते हैं, बट डिटैच्ड फॉर्म में रहकर वो हमसे उतना अटैच्ड होके नहीं, मतलब वो हमारे रोने में रोते नहीं है, बल्कि हमें सांत्वना देके उस दुख से हमें भी बाहर ले आते हैं। तो वो संतुलित अवस्था में होते हैं। और ये बिल्कुल वैसे निष्पक्ष तौर पे है जैसे सामने टीवी चल रहा है और आप बस उसको देख रहे हो, ना आप रोने के सीन में रो रहे हो, ना हंसने के सीन में हंस रहे हो, और ना किसी रोमांटिक सीन आया तो आप उसमें, ऐसा नहीं, अब बस आप देख रहे हो निष्पक्ष तौर पे, ये बिल्कुल वैसे हो जाएगा। और ये बहुत मतलब गंभीर चीज है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो डॉन पूछ रहे कि क्या ये सही है। अब राय यहाँ पे बोलते हैं कि यह संतुलन का गलत प्रयोग है जिसके बारे में हमने 5.2 चैप्टर में चर्चा की थी।
पहला अभ्यास यह है कि भावनाओं का अनुभव करना और फिर सचेत रूप से इकाई के भीतर उसका विपरीत खोजना है, बिना प्रभावित हुए और भावनाओं में बहे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के भावनाओं को के बारे में समझना है, और उद्देश्य यह होता है कि किसी भी परिस्थिति में भावनाओं से अप्रभावित रहा जाए, अनस्वायड रहा जाए। हम ये कह सकते हैं कि यह एक सरल परिणाम है और इसमें काफी अभ्यास की आवश्यकता है। तो राय ये बोल रहे हैं कि देखो, संतुलन का ये जो प्रयोग है ये थोड़ा गलत प्रयोग है, मतलब, और इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके हैं। जैसे कि रा ने पहले भी एक चैप्टर में बताया था, जो 5 चैप्टर ही था, उसमें कहा गया था कि जब आप अपने अंदर किसी अच्छी चीज को ढूंढते हो, खुशी वाली, तो तुरंत उसका नेगेटिव सोचो, और अगर नेगेटिव कुछ आ गया है तो तुरंत उसका पॉजिटिव सोचो और अपने आप को तुरंत बैलेंस कर लो। ये बात राह पहले ही बता चुके हैं। उससे ये होगा कि परिस्थितियों से आप प्रभावित नहीं हो पाएंगे और हमेशा स्थिर बने रहेंगे। तो ये थोड़ा अभ्यास के द्वारा ही आएगा, ऐसा भी राह बोल रहे हैं। आपके अनुभव इस घनत्वता के सीखने सिखाने के माध्यम का काम करते हैं। हालांकि यदि कोई इकाई इन प्रतिक्रियाओं का अनुभव लेता है, भले ही इसे आसानी से लिया जा सकता है, इकाई अभी भी सीखने सिखाने के लिए माध्यम का उपयोग करता है। इसका अंतिम परिणाम यह है कि माध्यम की तब आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इस घनत्वता की भी अब आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि सारे माध्यम लगने के बाद इकाई के तीसरे घनत्वता का अनुभव समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस थर्ड डायमेंशन में हम लोग रह रहे हैं ना, तो हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो सुख का अनुभव है या दुख का अनुभव है, तो हम एक माध्यम लगा रहे हैं। एक सुख का माध्यम लगा दिया, फिर दुख का लगा दिया, फिर सुख का लगा दिया, फिर दोनों मिंगल कम ज्यादा ऐसे। तो ये सीखने सिखाने और अनुभव लेने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जब ये सारे माध्यम लग जाते हैं तो इन माध्यमों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये जो जो मतलब थर्ड डायमेंशन का जो अनुभव है ना, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जैसा कि अभी हमारे मतलब लास्ट की जो एक जो जर्नी चल रही है अर्थ की, उसमें वही हो रहा है ना कि हम जल्दी जल्दी एक्सपीरियंसेस को लेके और उसको हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आगे राव बोलते हैं, यह उपेक्षा या निष्पक्षता नहीं है, बल्कि उच्च स्तर की करुणा, सहानुभूति और प्रेम है। यानी कि इसे सहानुभूति और प्रेम का असली मतलब पता चलता है, जो कि सभी चीजों को प्रेम के रूप में देखता है। सभी चीजों में करुणा और प्रेम देखने के माध्यमों के प्रभाव के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जिससे उसके माध्यम खत्म होने लगते हैं। इस प्रकार इकाई अब अपनी घनत्वता के अनुभवों का सह रचयिता बनने में सक्षम होता है, और यही सच्चा संतुलन है। तो यहाँ पे राज फिर कह रहे हैं कि जब आप इस तरह से करते हो ना, माध्यम लगा के आते हो, सारे माध्यमों को आप निष्पक्ष भाव से देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की उपेक्षा कर रहे हो या फिर आप मतलब आप, या निष्पक्षता ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आप उच्च स्तर की जो करुणा, सहानुभूति और प्रेम है ना, इसका असली मतलब आपको तब पता चलता है कि आप उसके साथ भावनाओं में भी नहीं बहे, लेकिन आप उसके इमोशन से कनेक्ट भी हो पाए और उसको हेल्प भी कर पाए या खुद को हेल्प कर पाए। फिर आगे वो ये कहते हैं कि जब आप इस तरह से माध्यम को जब खत्म होने लगते हैं, तो हम भी क्रिएटर की भांति बनने लगते हैं, और यही सच्चा संतुलन है। अब आप देखिए, जो हमारा क्रिएटर है, अनंत रचयिता, वो बिल्कुल भी हमसे अटैच्ड नहीं है। हमसे छोड़ो, वो किसी से भी अटैच्ड नहीं है, किसी भी इमोशन से वो अटैच्ड बिल्कुल नहीं, वो बस क्रिएशन किए जा रहा है और अनुभवों को लिए जा रहा है। तो जब हम भी ऐसे हो जाएंगे, तो हम अनंत रचयिता की उस एनर्जी को टच कर पाएंगे। फिर डॉन पूछते हैं, मैं एक समानता बनाने का प्रयास करूंगा। यदि कोई जानवर, मैं कहूं कि एक बाड़े में एक बैल है, आप पे हमला करता है, क्योंकि आप उसके बाड़े में आ गए हैं, तो आप तेजी से उसके रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन आप उसे दोष नहीं देते हैं, या आपके पास आपके पास डर की प्रतिक्रिया के अलावा कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे जो डॉन है, वो एक रा ने जो ऊपर बताया उसको एक एग्जाम्पल से समझाने की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आप एक कोई जगह है, बाड़ा समझ लो जानवरों का, उसमें आप पहुंच गए, वहां पे एक बैल है, आप उसके बाड़े में आ गए, उसको असुरक्षा महसूस हुई और वो आप पे हमला करने के लिए दौड़ा,
उस समय आपके अंदर केवल एक डर की भावना रहेगी और कुछ नहीं, कि ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। आप तुरंत उसके रास्ते से हट जाओगे। तो आगे डॉन बोलते हैं, हालांकि यदि आप किसी दूसरी इकाई से उसके क्षेत्र में मिलते हैं और वह आप पर हमला करता है, तो आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया अधिक हो सकती है, जिसका जवाब शारीरिक रूप से बलपूर्वक हो सकता है। क्या मैं यह मायने में सही हूं कि जब जानवर और दूसरों के प्रति आपका जवाब, दोनों को रचयिता के रूप में देखना और दोनों को प्यार करना और यह समझना समझना है कि आप पर हमला करना उनकी स्वतंत्र इच्छा हो सकती है, तो आपने खुद को इस क्षेत्र में सही ढंग से संतुलित कर लिया है? तो क्या यह सही है? तो राय यहाँ पर ये मतलब डॉन यहाँ पे यही पूछना चाह रहे हैं कि जब आप उसके क्षेत्र में घुस गए, वो आप पे हमला कर रहा है, भावनात्मक रूप से आप डरे हो कि ये भी चोट पहुंचा देगा, शारीरिक रूप से आप या तो उसको फाइट करोगे या हट जाओगे, भागोगे एकदम से। तो इस तरह से मतलब क्या मैं यह मानने में सही हूँ कि जानवर और दूसरों के प्रति आपका जवाब, दोनों को रचयिता के रूप में, मतलब मेरे अंदर भी वही रचयिता है, उस बैल के अंदर भी वही रचयिता है, तो मैं क्यों डरूं, समथिंग ऐसी भावना। और मैं ये मान लूं कि भैया उस हमला करना तो उसकी फ्री विल है। तो इस तरह से मैं इस क्षेत्र को कैसे संतुलित करूं, इस बात को कैसे संतुलित करूं, तो क्या ये सही है? तो राय यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, बुनियादी तौर पे तो ये सही है। हालांकि संतुलित इकाई दूसरी इकाई के द्वारा होने वाले हमले की क्रिया को जानने की कोशिश करेगी और उसके कारण का पता लगाएगी, जो कि ज्यादातर मामलों में दूसरी घनत्वता के बैल के मुकाबले अधिक जटिल प्रकृति के हो सकते हैं। जैसा कि आपका उदाहरण था, इस प्रकार यह संतुलित इकाई के लिए तीसरी घनत्वता वाले दूसरी इकाई की सेवा के कई और अवसर खुल जाएंगे। अब यह पेड़ पौधे और जानवरों को सेकंड डायमेंशन का बताया गया है और ह्यूमन बीइंग जनरली थर्ड डायमेंशन के से संबंधित है। तो राय ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे तो ये सही है, पर जब एक इकाई थोड़ी संतुलित है अपने आप में और वो दूसरा इकाई जो हमला कर रहा है, तो पहली इकाई ये जानने की कोशिश करेगी कि ये हमला क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं इसके बाड़े में आ गया हूँ, तो वो मुझ पे हमला कर रहा है। और इस तरह से थोड़ा सा जटिल हो सकता है ये, लेकिन तीसरी घनत्वता के जो लोग हैं ना, वो इस तरह से सेकंड डायमेंशन के लोगों की और अच्छे से सेवा या उनको समझ सकते हैं इस वाली थॉट के जरिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा यहाँ पे रा ने बताया है। अब डान यहाँ फिर पूछ रहे हैं, क्या पूरी तरह से संतुलित इकाई भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस करेगी जब दूसरे के द्वारा हमला किया जा रहा हो? मान लीजिए हम अगर संतुलित है और कोई हम पर हमला करे, तो उस समय हम क्या करें? संतुलन में बस ऐसे खड़े रहें, उसको मारने दें, हमला करने दें, बचाव करें, उस पर अटैक करें? ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो रा बोल रहे हैं कि यह सही है, वह प्रतिक्रिया प्रेम है। मतलब अगर आप भावनात्मक प्रतिक्रिया अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो वो एक भावनात्मक रूप से प्रेम ही है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। डॉन फिर पूछते हैं कि जिस माया या भ्रम में हम रह रहे हैं और जिसका हम अभी अनुभव कर रहे हैं, उससे इस तरह की प्रतिक्रिया को बनाए रखना मुश्किल है, खासकर अगर इकाई को हमले के कारण शारीरिक पीड़ा होती है। लेकिन मेरा मानना है कि इस प्रतिक्रिया को बनाए रखा जाना चाहिए, भले ही शारीरिक नुकसान या अत्यधिक दर्द दर्द हो। या क्या यह सही है? तो डॉन फिर पूछ रही है क्वेश्चन, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हमें भी शायद कहीं मन में आया होगा एकत्व की बात को लेके, कि ऐसा हो तो क्या करेंगे। तो डॉन वही पूछ रहे हैं कि भैया माया और भ्रम में हम तो जी रहे हैं, हम तो माया भ्रम में जी रहे हैं कि हम है, वो है, ये जानवर है, इसको तो पता नहीं है, सांप ही दिख जाए सामने तो ये अब क्या करें, इसके सामने एकत्व की भावना लिए खड़े रहे या इससे दूर भगे या डरे या क्या करें इस तरह से। तो डॉन फिर पूछ रहे हैं कि हम तो माया का अनुभव कर रहे हैं और इसमें इस तरह की प्रतिक्रिया को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर कोई हमले के कारण शारीरिक पीड़ा पहुंचा दे, अगर उसका हमला अगर हमें काट ले, नुकसान पहुंचा दे। तो मेरा मानना है कि बस प्रतिक्रिया को बनाए, भले से हम उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, हम उस पर काउंटर अटैक, लेकिन एक प्रतिक्रिया जो है ना, वो हमारे हृदय की जो प्रतिक्रिया है, वो शायद सौहार्दपूर्ण हो, मन से तो वो होना चाहिए कि भैया इसकी गलती नहीं है, ये है ही जानवर, इसको क्या पता, समथिंग। तो ये फिर वो पूछा कि क्या यह सही है? तो रा बोलते हैं कि यह सही है, और आगे एक सबसे प्रमुख सिद्धांत है जिसे समझना महत्वपूर्ण है, और वो है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन यानी उदासीनता तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि देखने वाला विभाजन भी किसी भी भावना से अंधा नहीं है।
बल्कि पूरी तरह से प्यार से ओतप्रोत है। मतलब रा यहीं पर बोल रहे हैं कि यहाँ एक सिद्धांत की बात करें, संतुलन का सिद्धांत। उसका मतलब आपको उदासीन नहीं हो जाना है, मतलब वहां पे सिर्फ उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देना है, वहां अपना विवेक यूज करना है आपको, लेकिन भावनात्मक तौर पे आपको अंधे नहीं बने रहना है। इंटरनल आपकी फीलिंग प्रतिक्रिया वही होगी कि हम सब एक ही हैं, और उसको जो प्रेम की जो भावना है वही देना है। बाकी आप ऊपर से अपना बचाव और ये सब कर सकते हो, क्योंकि उदासीन नहीं बने रहना है वहां पर। फिर डॉन पूछते हैं कि लास्ट सेशन में आपने बयान दिया था कि हमने यानी कि रा पांचवी घनत्वता में बहुत समय स्थान उन्होंने बिताया है और चौथी घनत्वता में प्राप्त तीव्र करुणा को संतुलित किया है। क्या आप इस विचार पर उस संबंध में विस्तार कर सकते हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे? तो डॉन ये बोल रहे कि देखो, आपने लास्ट सेशन में ये बताया था कि जब डॉन भी इस धरती पे रह रहे थे, वो फोर्थ डायमेंशन में गए। फोर्थ डायमेंशन मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में चले गए, और जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं हम बेहद करुणा, बेहद लव एंड लाइट का अनुभव करते हैं, बहुत ज्यादा। तो उस समय उन्होंने फोर्थ डायमेंशन में जो तीव्र करुणा को उन्होंने जो मतलब संतुलित किया था, उसके बाद जब वो पांचवी घनत्वता में गए तो फिफ्थ डायमेंशन में उनको बहुत ज्यादा समय बिताना पड़ा, क्योंकि जो फोर्थ डायमेंशन में जो उन्होंने प्रेम करुणा बहुत ज्यादा लिया था, उसकी वजह से फिफ्थ डायमेंशन में वो बहुत लंबे समय तक रहे। तो क्या हम इस पे चर्चा कर सकते हैं? तो राह बोल रहे हैं कि जो फोर्थ डायमेंशन है ना, जैसा कि हमने कहा है, करुणा से भरपूर है। ज्ञान की आंखों से अगर देखने पे यह करुणा मूर्खता है। यह तीसरी घनत्वता से मुक्ति है, लेकिन इकाई के बुनियादी संतुलन में एक बेमेल पैदा करती है। इस प्रकार चौथी घनत्वता में एक समूह के रूप में दूसरों की सहायता के लिए हम करुणा की प्रवृत्ति रखते थे और शहीद होने के लिए भी तैयार रहते थे। जब हम पांचवी घनत्वता में कटाई लायक हो गए तो हमने इस कंपन्नता के स्तर में इस तरह की अविश्वसनीय करुणा की क्षमता में दोष को देखा। हमने रचयिता के उन तरीकों के चिंतन में बहुत समय स्थान बिताया जो प्रेम को ज्ञान से भर दे। तो ये आखिरी संवाद हम लेंगे यहाँ पर, और ये क्या है कि यहाँ पे बस राय ये बता रहे हैं कि जो फोर्थ डायमेंशन है वो करुणा से भरपूर है। मतलब इतनी करुणा है कि आपको किसी ने करुणा के लिए पुकारा और आप बिना कुछ सोचे समझे उसकी करुणा के लिए कूद पड़ोगे, उसकी हेल्प के लिए, फिर चाहे आपको नुकसान क्यों ना हो जाए। उस वजह से फिफ्थ डायमेंशन में उनको ज्यादा टाइम रहना पड़ा, और जब वो अगली डायमेंशन के लिए जब कटाई के लिए तैयार हो गए, वहां जाके उनको इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर एक बेमेल है, संतुलन नहीं है। उतनी करुणा भी नहीं दिखानी है जिससे आप ही का नुकसान होने लग जाए, शहीद की अवस्था में आप आ जाए। तो ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, हम इस सेशन को आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि राह कहते हैं कि हम आप सभी को अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में छोड़े चले जाते हैं। तो आइए आगे की ध्यान की प्रोसेस के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता जी। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति
जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.